स्टूडेंट्स, अक्सर आप पूछते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम में हम कैसे लिखें, बोर्ड में कैसे लिखने पे नंबर मिले। तो आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलवाते हैं जिन्होंने बोर्ड में कई बार कॉपियां चेकी हैं। आप इंग्लिश की लेक्चरर श्रीमती सुंदरी मौर्य जी हैं, जो कि गोरखपुर के एक रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ाती हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर बोर्ड में बच्चे कैसे लिखें। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने टॉपिक यानी कि इंग्लिश का एग्जाम में आप कैसे बोर्ड एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर, इसके बारे में आपने डिस्कस किया। सबसे पहले बच्चों, इस बार आपको क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज मिलेंगे। 4 पैटर्न में क्वेश्चन पेपर होगा। सेक्शन ए में आपका रीडिंग स्किल होंगे, जिसमें आपको अनसीन पैसेज मिलेंगे। अनसीन पैसेज में कुछ क्वेश्चन उसी पैसेज से रिलेटेड होंगे। आपको बहुत ही थॉरोली उस पैसेज को, उस पैराग्राफ को पढ़ना होगा और उसी से रिलेटेड आपको आंसर उस पैराग्राफ में मिलेंगे। सेकंड सेक्शन होगा आपका राइटिंग स्किल का, जिसमें आपको लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन में ऑप्शन होगा। यदि आपको लेटर का पूरी फॉर्मेट अच्छे तरह से आता होगा तब आप लेटर लिखेंगे, वरना आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। जो दोनों में से कोई एक करना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एप्लीकेशन का पैटर्न बच्चों को अच्छे से मालूम होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर स्कूल में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो वही फॉर्मेट आपको एग्जाम में भी लिखना होगा। और सेकेंड टॉपिक उसी में राइटिंग में ही होगा, रिपोर्ट राइटिंग और एसे राइटिंग करके एक पैराग्राफ दिया रहेगा, जिसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए एक क्वेश्चन जुड़ा होगा। आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखने में किसी हेडिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पैराग्राफ लिख के आप उसे शॉर्टली 60 वर्ड्स में आप उस पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं, यदि आप रिपोर्ट राइटिंग लिखना चाहते हो तो। या आपको एक कंपोजिशन यानी एक एसे लिखना होगा, वो भी 60 to 70 वर्ड्स में अकॉर्डिंग टू हेडिंग। उसमें आपको क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में हेडिंग दिया होगा, उसी हेडिंग के अनुसार आप एसे को कंप्लीट करेंगे। सेक्शन सी आपका आता है बच्चों ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में जितना आप लोगों ने पढ़ा है, एमसीक्यू से रिलेटेड भी ग्रामर पोर्शन दे सकता है, और यदि एमसीक्यू नहीं आया तब भी आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा। टेंस पढ़े हैं, नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस, कंप्लीशन ऑफ स्पेलिंग और ट्रांसलेशन। ये सारे टॉपिक का 1 by 1 करके आप रिवाइज करेंगे। नरेशन भी बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया गया है, उसे आप अच्छे से रिवाइज करिए। वॉइस में इंट्रोगेटिव वॉइस भी दे सकता है, या डबल सब्जेक्ट को रखते हुए भी वॉइस में अक्सर बोर्ड एग्जाम में देता है, तो आप उसे एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ लेंगे। तीसरा पॉइंट है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जो आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं, 80 to 90% पंक्चुएशन उसी से रिलेटेड आता है। इसीलिए आप जब भी डायरेक्ट नरेशन लिखते हैं, उसे बहुत ही बखूबी ध्यान से लिखिए कि वही आपका एक क्वेश्चन पेपर का आंसर होगा, जो बोर्ड एग्जाम में आपका उसी के अनुरूप नंबर मिलनी है। रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ जंबल वर्ड्स होंगे, उसे आप सही ऑर्डर में रीऑर्डर करके उसमें भी अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ स्पेलिंग, जैसे स्टार्टिंग आपको दे देगा आई डू नॉट नो और आगे आपको दे देगा ब्लैंक, तो आप उसे कंप्लीट करोगे, आई डू नॉट नो व्हाट इज योर नेम या वेयर आर यू गोइंग, इस तरह से आप उसे कंप्लीट करोगे। कंप्लीट द स्पेलिंग्स भी होते हैं, जैसे आप जूनियर क्लास में भी करते आ रहे हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक गायब होंगे, नहीं होगा वहां, उस स्पेलिंग को आप कंप्लीट करते हुए पूरा करेंगे। अगला टॉपिक होता है आपका ट्रांसलेशन का। यदि बच्चों आपको टेंस अच्छे से आ रहा है तो आप ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और सेक्शन बी आपका फाइनल होता है लिटरेचर से। लिटरेचर का सबसे पहले बच्चों आप हर चैप्टर यानी प्रोज और पोएट्री में जो भी आपके चैप्टर्स हैं, उसके राइटर, उसके पोएट को अच्छे से लर्न कर लीजिए। पहली चीज, इससे भी रिलेटेड आपको पैसेज आते हैं, पैसेज से क्वेश्चन आंसर होगा, जो आपका बुक से ये होता है। ये वाली पैसेज आपके लिटरेचर में आपके बुक से ही किसी चैप्टर का एक पैराग्राफ दे देगा, उसे आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आप उसका जवाब लिखेंगे। प्रोज और पोएट्री में दोनों में आपका पैसेज, प्रोज में आपका पैसेज होगा और पोएट्री में आपका स्टेंजा होंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसी में
पोएट्री में आपका या तो आप 4 लाइन पोएम लिखिए या आप सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जो पोएम उसमें दिए रहेंगे 2 या 3 ऑप्शन में, उसमें से किसी एक पोएम का आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं या 4 लाइन पोएम आप लिख सकते हैं। 4 लाइन पोएम लिखने में बच्चों यू हैव टू रिवाइज ऑल द पंक्चुएशन मार्क अकॉर्डिंग टू द पोएम। पोएम में जो भी छोटे छोटे पंक्चुएशन मार्क्स होंगे उसे आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और सप्लीमेंट्री में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, ट्रू फॉल्स होगा, एमसीक्यू होंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी उसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे। यदि आपने क्लास अटेंड किया है, यदि आपने एक्सप्लेनेशन चैप्टर के सुने हैं, आप अपने लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसे क्वेश्चन से आंसर बना सकते हैं। जरूरत इस बात की नहीं होती है कि बच्चे जो कॉपी में लिखे हैं हूबहू वही लिखे। आप यदि लेसन को अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया है, तो अच्छे ग्रामर वर्ड का यूज करते हुए आप अपने लैंग्वेज में उस प्रश्न का उत्तर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो ये फाइनल पेपर सेक्शन डी पार्ट लिटरेचर का था। तो इस तरह से मैंने सेक्शन वाइज करके एक एक पार्ट करके मैंने पूरे चैप्टर को बता दिया। बच्चों इस तरह से आप तैयारी करोगे तो कोई मार्क आपका कटने का डर नहीं होगा। क्योंकि लिटरेचर है, एक आध नंबर तो कट सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 99% आप नंबर यहाँ से ला सकते हैं यदि इस तरह से आपने तैयारी किया है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैडम ने कितने अच्छे तरीके से आपको बताया कि इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज इसको आपको कैसे तैयारी करनी है। मैडम ने काफी बोर्ड एग्जाम में भी कापियों को चेक किया है। मैडम, आप जब बोर्ड की कापियों को चेक करती हैं क्लास 10th के या क्लास 12 के, तो आप उस पे नंबरिंग कैसे करती हैं? क्या बच्चों की राइटिंग देखती हैं या बच्चा अगर सही लिखा है, गलत राइटिंग है, गंदी राइटिंग है तो भी मार्क्स देती हैं? आखिर आप उन चीजों में बोर्ड की कापियों को चेक करने में किस चीज पे आपका फोकस होता है? बच्चों ने सही लैंग्वेज का यदि यूज किया है तो हम चाहेंगे कि हम बच्चों को नंबर पूरी तरह से दे दें। ओवर राइटिंग की वजह से थोड़ी सी हाफ मार्क्स की जरूरत पड़ सकती है। यदि लेंदी को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो हाफ मार्क्स 1 मार्क्स कट करते हैं, वरना फुल मार्क्स बच्चे उस पे पा लेते हैं। और अच्छा नंबर अच्छे यदि अपने लैंग्वेज में लिखे हैं तो वहां हमें नंबर काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चों, आपने देखा कि जो राइटिंग आपकी है, राइटिंग आपको बहुत अच्छी लिखनी है और उस पे जो नंबरिंग होता है, क्वेश्चंस की जो नंबरिंग है, जैसे मान लीजिए कि यदि आपने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया और 5 का पार्ट बी अटेम्प्ट किया तो आप ऊपर लिखेंगे आंसर 5B। नंबरिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके अलावा ये चीज और कि एग्जाम में जब आप लिखते हैं तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के आप लिखेंगे। इस समय आपकी प्रिपरेशन लीव हुई है, प्रिपरेशन लीव का भी आप यूज करेंगे। मैडम, बच्चों में जो सबसे ज्यादा टेंस को लेके प्रॉब्लम होती है, कहते हैं कि टेंस समझ में नहीं आता, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कॉम्प्रिहेंशन, इसको आखिर बच्चे कैसे ओवरकम करें कि उनका रिजल्ट अच्छा है? छोटी छोटी चीजों को टेंस में देखी जाती है। टेंस पहले तो आप किसी भी एक टेंस को ले लीजिए, चाहे प्रेजेंट को लीजिए, चाहे पास्ट को, चाहे फ्यूचर को। आप एक टेंस को कंप्लीट चारों फॉर्म के साथ तैयार करते हैं तो चूंकि टेंस तीनों सेम होता है, केवल आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट में इज एम आर है, पास्ट में वॉज वर हो जाएगा, या फ्यूचर में विल शैल हो जाते हैं, या बी कंटिन्यूअस है तो लग जाएगा। केवल एक टेंस को पकड़कर आप चलेंगे। यदि एक टेंस को आप सही ढंग से उसका रूल्स पढ़ लें, एक्टिव टू पैसिव चेंज करने को जान जाए तो दूसरा टेंस और तीसरा टेंस अपने आप आपको चेंज करना आ जाएगा। इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। और रही रीऑर्डरिंग, बाकी वर्ड्स को अरेंज करने की, बाकी सेंटेंस को करने की, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी आपका रहेगा, अब ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन कई बार प्रेजेंट में भी दे देता है, पास्ट में भी दे देता है। कई बार क्वेश्चन दे देता है व्हाई डिड यू गो देयर, या व्हाई डज ही गो देयर। तो ही, डज और डिड, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा है या पास्ट में। यदि क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा है तो आपको आंसर भी प्रेजेंट में देना होगा। क्योंकि डज लगने के कारण ही के साथ जो गो के साथ ईएस लगता है वो हटा दिया जाता है। जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो ही के साथ हम गोज लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डज था, प्रेजेंट में था। तो ये चीज विशेष ध्यान देनी है कि किस क्वेश्चन का आंसर हमें प्रेजेंट या पास्ट में देनी है। और इस चीज का भी विशेष ध्यान देना है
कि इंटरवल टाइम को भी ध्यान देते हुए आपको करना होगा। साथ ही साथ कुछ बच्चों में मैंने ये भी पाया कि बच्चे जैसे ही बेल लगती है घबरा के कॉपी जमा करने के मूड में हो जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों, समय आपके पास पर्याप्त होता है। कॉपी कंप्लीट करने के बाद आप बैठे नहीं रहेंगे, फिर से शुरू से लेके आप पूरी तरह से रिवाइज करेंगे। कई बार बच्चों का कुछ मिस्टेक रह जाता है, कोई अधूरा रह जाता है, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं कि बाद में कर लेंगे, तो इसलिए विशेष रूप से उसे रिवाइज करते हुए और समय के साथ, ये नहीं कि आप जल्दीबाजी में उसे रिवाइज करें, समय भरपूर रहता है, आप उसे अच्छे से रिवाइज करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन छूटा ना रह जाए। अच्छा मैडम, एक चीज और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं एस्से को लेकर। निबंध जब वो लिखते हैं तो हालांकि वर्ड्स लिमिट तो लिखे रहते हैं कि 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स और 200 वर्ड्स या 150 वर्ड्स यूपी बोर्ड में, तो वर्ड्स लिमिट के बारे में जरा बताएं कि वर्ड्स लिमिट बच्चे सोचते हैं कि ज्यादा लिख देंगे तो ज्यादा नंबर मिल जाएगा, यदि बहुत कम लिखेंगे 150 वर्ड्स में लिखेंगे तो नंबर कम मिलेगा। तो वर्ड्स लिमिट की क्या भूमिका है और बच्चे जो उसमें हेडिंग सिलेक्ट करते हैं उनकी क्या भूमिका है एस्से के संदर्भ में? एसे से रिलेटेड पहले तो बच्चों आपको सबसे पहले देखना होगा कि एसे किस टॉपिक से है। एसे के टॉपिक के बाद आप जाएंगे उसके इंट्रोडक्शन पे कि उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या होगा। उसके बाद आप एसे लिखने के लिए सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल टॉपिक, आपको सबसे उपयुक्त विषय का चयन करना होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है मेकिंग आउटलाइन, कुछ रूपरेखा आपको तैयार करनी होगी कि आप उसमें क्या लिखेंगे। उस थर्ड पॉइंट आता है पार्ट्स ऑफ द एसे, निबंध के जो भाग होंगे किस तरह से आप शुरू करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन आपका होगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद उसके क्या बेनिफिट्स हैं या क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, लास्टली आपको कंक्लूजन उसे अवश्य दिखाया जाता है। यदि आप यूज ऑफ कोटेशन करते हैं तो उसे अन्य हेडिंग के रूप में उसे दूसरे पेन का यूज करते उसे हाईलाइट करेंगे ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय उसका मार्किंग कर सके। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैडम ने कितने अच्छे तरीके से इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेशली क्लास 10th क्लास 12 के बारे में बहुत विस्तार से आपको जानकारी मैडम ने दिया कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को बहुत थॉरोली, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक क्या क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, आप इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जो कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस हैं या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आंसर्स हैं, यदि आपको याद नहीं है तो आप, यदि आपको वो टॉपिक समझ में आ गया, वो कहानी समझ में आ गई, वो प्रोच समझ में आ गया, तो आप बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस का आंसर बना करके भी लिख सकते हैं। में आप ग्रामर के माध्यम से क्वेश्चंस आंसर्स लिख सकते हैं। मैडम ने एस्से के बारे में बहुत अच्छा बताया कि एस्से को पहले टॉपिक को अच्छी तरह समझ लीजिए, इसके बाद उसके जो कंटेंट हैं, उसकी जो हेडलाइंस आपके दिमाग में हैं, उन हेडलाइंस को एक एक करके, अच्छा होगा कि आप हेडलाइंस को ब्लैक पेन से लिखें और बाकी चीजें ब्लू पेन से लिखें। क्लास 12 के बच्चों के लिए कोई विशेष जानकारी है, आइए मैडम से जानते हैं। क्लास 12 के बच्चों के लिए ग्रामर में थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अलावा इसमें आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस भी हैं, जिसमें नरेशन के साथ साथ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में आप लोगों ने पढ़ा सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, इसके बारे में भी आपके क्वेश्चन आते हैं और हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको करना होता है। और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आपका बहुत लेंदी है, क्योंकि इसमें सेंटेंस को अलग अलग तरीके से चेंज करना होता है। कई बार एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू एक्सक्लेमेटरी या निगेटिव में भी दे देते हैं, या निगेटिव से एक्सक्लेमेटरी दे देगा। तो ऐसे कई तरह से सेंटेंस को चेंज करना होता है। साथ ही साथ सिंटेक्स, जो हमारा बहुत ही लेंदी चैप्टर है, करेक्ट यूजेज जिसमें कहा जाता है, सिंटेक्स में सेंटेंस का सही यूज क्या है उसके बारे में लिखना है। फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में भी बच्चों आपको हमने पढ़ाया है और फिगर्स ऑफ स्पीच भी डिटेल में है तो 14, लेकिन आपको केवल 7 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। आइडियम्स एंड फ्रेजेस है
और वोकेबुलरी में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। ग्रामर के लिए हमने टॉपिक भी आपको भेजा है, कुछ पैराग्राफ करके हमने पेज भी भेजे हैं, उसे आप प्रैक्टिस करेंगे जो आपको सिंथेसिस ग्रामर में ये सब अच्छा मार्क गेन करा सकता है। हम सभी शिक्षक गण साथी के तरफ से आप सबको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर गेन करने के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैडम, इतने इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए। बोर्ड एग्जाम के जितने भी बच्चे हैं उन सबको इस जानकारी से निश्चित रूप से इसका एडवांटेज उठाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।